नमस्कार साथियों, बी गॉड क्लासेस में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास को खास आपके लिए तैयार किया गया है। जिन भी विद्यार्थियों के इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में अगर बैक हैं, यानी कि जो भी विद्यार्थी सेकेंड ईयर में जिनके इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में बैक हैं और दिसंबर महीने में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम, उनका जो पेपर देने वाले विद्यार्थी हैं, उन तमाम सभी विद्यार्थियों के लिए यह क्लास तैयार की जा रही हैं। तो लगातार इस क्लास पर ज़रूर बने रहिएगा। इसमें अपन 500 क्वेश्चंस करने वाले हैं और तमाम सभी क्वेश्चंस वह रहेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चनों का बहुत महत्व होता है, क्योंकि यही क्वेश्चंस वापस से रिपीट होते रहते हैं और लगातार जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है तब से यही क्वेश्चंस दोहराए जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आपको ये जो 500 क्वेश्चनों की सीरीज़ है, इसको पूरी ज़रूर देखनी है और अच्छे से देखनी है, और साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन को अच्छे से आपको क्या करना है, याद कर लेना है। तो अगर आपने इनको याद कर लिया तो गारंटी के साथ आप 100% पास होने वाले हो। इसलिए हर एक क्वेश्चनों को अच्छे से आप देख लेना, याद कर लेना और एग्ज़ाम में उनको अच्छे से करके आ जाना, आप पास हो जाओगे। इसलिए आपको क्लास को रेगुलर तरीके से देखना है, ठीक है। आज की जो ये पहली क्लास है, इसका जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, एसी वाइंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है। देखिए, कफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है, यह पूछा जा रहा है। तो कफिंग के लिए कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप, यानी कपड़े पर आधारित चिपकने वाला जो टेप होता है उसका प्रयोग किया जाता है कफिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देख लें और याद कर लें, ठीक है। अगर आप याद नहीं करते हैं तो इस तरीके की गलतियाँ करते हैं, जैसे कि इस विद्यार्थी ने किया है। इसने इसमें इस क्वेश्चन को हल कर दिया और यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट था, बी वाला आंसर करेक्ट था और वह सी वाला करके आया। तो इस तरीके से गलतियाँ अब आपको नहीं दोहरानी है और अच्छे से क्वेश्चनों को याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरण, ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टेरिसिस मोटर उपयुक्त क्यों है। देखिए, हिस्टेरिसिस मोटर के दो फायदे होते हैं। एक तो इसकी गति जो है ना स्थिर रहती है, स्थिर गति पर ये क्या होती है, ऑपरेट होती है, चलती हैं। और एक यह है कि इसमें कोई शोरगुल नहीं होता, न तो ये आवाज़ करती हैं न कोई शोर करती हैं। तो ये क्या होती है, शोर मुक्त भी होती हैं। तो जब ध्वनि रिकॉर्डिंग यंत्र जो होते हैं, जो रिकॉर्डिंग यंत्र होते हैं, वहाँ पर अगर मोटर शोर करेगी तो फिर उसकी आवाज़ें भी क्या हो जाएगी, रिकॉर्ड हो जाएगी। इसलिए ये क्या होती है, शांत प्रचालन रखती हैं, मतलब कि साइलेंट मोड पर चलती हैं। इसलिए इसको शांत प्रचालन होने के कारण इसको ध्वनि रिकॉर्डिंग में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, इन्वर्टर का कार्य कौन सा है। इन्वर्टर का कार्य पूछा है। इन्वर्टर का कार्य क्या होता है। देखिए, यहाँ पर एक तो होता है इन्वर्टर और एक होता है रेक्टिफायर। इन्वर्टर जो होता है ना, वह डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, ये ध्यान रखना। इन्वर्टर जो है वह डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। और एक होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, वह एसी को डीसी में बदलता है। तो एसी को जो डीसी में बदले वो तो है रेक्टिफायर, और डीसी को एसी में बदले वह है इन्वर्टर। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शनों को ध्यानपूर्वक देख ले। एसी को एसी में परिवर्तित करता है तो यह नहीं करेगा। एसी को डीसी में रेक्टिफायर परिवर्तित करता है, और डीसी को एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है, वो कौन है, तो डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है, वही क्या है, इन्वर्टर है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं। देखिए, डीसी जनरेटर जो होते हैं उनके अंदर पोल लगे होते हैं जिन पर वाइंडिंग होती हैं, और यह फील्ड
फील्ड चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करते हैं। जब इनकी स्टार्टिंग जब जनरेटर को स्टार्ट किया जाता है तो स्टार्टिंग में वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए जो वहाँ पर अवशिष्ट चुंबकत्व होता है, इनमें जो चुंबक का जो थोड़ा बहुत गुण बच जाता है वही क्या कहलाता है, अवशिष्ट चुंबकत्व कहलाता है। तो देखिए अवशिष्ट चुंबकत्व कब खत्म हो जाता है, तो जब जनरेटर को आप उल्टा घुमाओगे, जनरेटर को अगर आप उल्टा घुमाओगे तो अवशिष्ट चुंबकत्व क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो रोटेशन की दिशा अक्सर बदल जाती है, तब क्या हो जाता है कि अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखें, समझे। देखिए यहाँ पर डीसी मोटर का क्या नाम है। डीसी मोटर का यहाँ पर नाम पूछा है। आपके सामने जो यहाँ पर ये डीसी मोटर दी है यह शंट मोटर है। कौन सी मोटर है, शंट, क्योंकि यहाँ पर एक तो वाइंडिंग यह है ना, और एक वाइंडिंग यह है। तो ये तो हो गया आर्मेचर वाइंडिंग, ये हो गया शंट वाइंडिंग, दोनों समांतर में है, इसलिए इसको क्या कहेंगे अपन, शंट जनरेटर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, शंट जनरेटर कहेंगे। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख ले ऑप्शनों को, यहाँ पर कौन सा आपका कंप्लीटली सही आंसर है। तो यहाँ पर अपना शंट, डीसी शंट मोटर है। ठीक है, देखिए श्रेणी कैसा होता है तो मैं आपको यहाँ पर बना के बता देता हूँ, ताकि अगर आपसे पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं हो। इस तरीके से जो डायग्राम बनाया जाता है यह है सीरीज मोटर का। ठीक है, और यहाँ पर देखिए डिफरेंशियल कंपाउंड भी दे रखा है और कम्युलेटिव कंपाउंड भी दे रखा है। तो कंपाउंड कैसे बनता है, तो ये तो हो गया क्या, सीरीज का, और कंपाउंड का बनता है इस तरीके से, एक वाइंडिंग तो यहाँ पर होती है, एक वाइंडिंग यहाँ पर होती है। तो ये तो हो जाएगी सीरीज वाइंडिंग, ये हो जाएगी शंट वाइंडिंग, और ये हो जाएगी आर्मेचर वाइंडिंग। यही होता है कंपाउंड जनरेटर, यही होता है कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि क्या है, ऐसी 3 कला इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है, तो वह होता है NS माइनस NR बटा NS इंटू 100। तो यह फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए कौन सा है, NS माइनस NR बटा NS इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो दिया गया है यही आपका कंप्लीटली सही आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, BOP का पूर्ण रूप क्या है। BOP का पूरा नाम पूछा है, तो वह होता है बेसिक ऑपरेशनल पैनल होता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा, बेसिक ऑपरेशनल पैनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है। तो देखिए यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तो सारे क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आप भूल जाओगे, इसलिए इनको जरूर आप याद रख लें। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है, तो यह BY126 को इंगित करता है, ध्यान रखना। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है। जो डीसी मोटर होती है उसमें करंट उत्पन्न होता है। देखिए वैसे डीसी मोटर के लिए जो नियम लगता है ना, वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का लगता है, लेकिन उसके अंदर वोल्टेज भी उत्पन्न होता है। तो उस वोल्टेज की जो करंट रहेगा उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए तो जनरेटर के हिसाब से दाहिने हाथ का नियम ही लगेगा, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। ठीक है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। अगर इस जगह डीसी मोटर में दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा रहता, तो बाएं हाथ का रहता, लेकिन यहाँ पर करंट के बारे में पूछा है, इसलिए यहाँ पर दाहिने हाथ का रहेगा, ये ध्यान रखना। और अगर आपसे जनरेटर का भी पूछ लेना तो जनरेटर का भी यही होगा। ठीक है, जनरेटर का भी यही होगा। ठीक, याद रखना, क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना है। अगला क्वेश्चन से, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। यह वाइंडिंग कौन सी है, इसको ध्यानपूर्वक माइंड में छाप लें और इसका नाम आप क्या कर लें, याद कर लें। इसका नाम है ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग। ठीक है, ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग इसका नाम है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या है। अनुनाद आवृत्ति क्या होती है, XL बराबर XC जब हो जाता है तब क्या होता है, अनुनाद आवृत्ति होती है। अब यहाँ पर दोनों जब बराबर हो जाते हैं तब अनुनाद आवृत्ति होती है, और उनको ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, तो F1 बराबर 1/2 पाई है ना,
2π√LC। तो यहाँ पर किस में दिया है ऑप्शन, यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया है, तो यही अपना कम्प्लीटली सही आंसर रहेगा। ठीक है ना, ध्यानपूर्वक देख ले, जूम में कर देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी कि देखिए यहाँ पर आपको FET की फुल फॉर्म भी दी है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो इसको भी याद रखना का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है ना, इसका उपयोग यह होता है वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस, यानी कि इसको वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस भी कहते हैं, और यह वोल्टेज को क्या करता है, नियंत्रण करता है। और इसी जगह में अगर आपसे पूछ लूँ कि वोल्टेज को कम ज़्यादा कौन करता है, तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट में लिखना, वोल्टेज को कम ज़्यादा कौन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। जनरेटर जो होते हैं उनमें ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो कार्बन और ग्रेफाइट। आप कार्बन भी याद रखोगे तभी इसका आंसर दे पाओगे, क्योंकि जो जनरेटर हो या मोटर हो उनके अंदर जो ब्रश लगते हैं ना, मिक्सर जो होता है आपका खाद्य मिक्सर ग्राइंडर, उसके अंदर भी जो ब्रश लगते हैं वह कौन से लगते हैं, तो वह कार्बन ब्रश लगते हैं। तो कार्बन और ग्रेफाइट के बनाए जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, कार्बन अर्धचालक है और ग्रेफाइट चालक है। ठीक है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एम्पलीफायर का नाम क्या है। यहाँ पर आप इस डायग्राम को याद रखना, एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार इसका, तो इसको आप माइंड में छाप लें, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं रहेगी। एक बार छापने के बाद देखिए इसका आंसर क्या देना है आपको, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर आप याद रखना है इसका नाम। डी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का क्या कारण है। जो पैनल बोर्ड होते हैं ना, वहाँ पर दो अर्थिंग लगाने का कारण क्या है, तो ध्यान रखना, जब अगर एक अर्थिंग फेल हो जाए ना, तो दूसरा अर्थिंग क्या करे, काम में ले लें। जैसे कि गाड़ी के टायर 4 होते हैं या 6 होते हैं, जितने भी गाड़ी के टायर हैं, मान लो आपकी कार है, कार के टायर 6 हैं, एक स्टेपनी साथ में क्यों रखते हो, जब एक टायर पंचर हो जाता है तो अपन दूसरा टायर कस दें। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो ये अर्थिंग है ना, ये स्टेपनी के लिए ही है समझो। अन्य विफलता के मामले में अर्थिंग सुनिश्चित करें, यानी कि जब कोई अर्थिंग फेल हो जाता है ना, तो उस टाइम पर दूसरा जो अर्थिंग लगाया है वह काम करने लग जाए। ठीक है, हानि ना हो, इसलिए एक से अधिक अर्थिंग लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नियंत्रण कक्ष में जी चैनलों का उपयोग क्या है। नियंत्रण कक्ष में जी चैनलों का उपयोग क्या है, तो नियंत्रण कक्ष में जी चैनलों का जो उपयोग है, सीरीज संयोजकों को ठीक करने के लिए, सीरीज संयोजक जो हैं उनको ठीक करने के लिए जी चैनलों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, एम्पलीफायर का प्रकार क्या है। यहाँ पर एम्पलीफायर का यह प्रकार भी आप याद रखना, ये कौन सा प्रकार है। यहाँ पर इसमें ध्यानपूर्वक देखोगे तो यहाँ पर 4 तो क्या लग रहे हैं, 4 तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 3 यहाँ पर कैपेसिटर लगे हुए हैं, इधर बैटरी से जोड़ा गया है, यहाँ पर इनपुट सप्लाई दी जाती है और यहाँ पर से अपन को आउटपुट मिलता है। तो इसको आप याद रखना, इसका क्या नाम है, तो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर इसको क्या कहा जाता है, इसका नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर के प्रकार को नाम दे। डीसी मोटर का यह कौन सा प्रकार है। देखिए अभी मैंने डायग्राम बनाया था जिसमें मैंने शंट भी बताया और सीरीज भी बताया। देखिए यहाँ पर ये डीसी मोटर है, डीसी मोटर के प्रकार का नाम बताया ना, तो मोटर में अपन यहाँ से सप्लाई देते हैं। ठीक है, सप्लाई दी तो इस तरीके से यहाँ पर यह सिंबल बना और यहाँ से इस तरीके से यह सिंबल बना और इधर ये बना, तो इसकी दिशा भी इस ओर है और इसकी दिशा भी इस ओर है। तो ये क्या है, सीक्वेंस में है। सीक्वेंस यानी कि देखिए यह दोनों एक दूसरे से सहायता करेंगे, ये भी इधर बह रहा है, ये भी इधर बह रहा है, तो एक दूसरे की सहायता करेंगे। तो ये क्या है, कम्युलेटिव है। कौन सा है, ये कम्युलेटिव है। अगर यह ऐसे होता और एक ऐसे होता तो ये होता है डिफरेंस, लेकिन ये डिफरेंस में नहीं है, ये दोनों एक जैसे है तो कम्युलेटिव है। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना, ये वाइंडिंग यहाँ तक ही रह गई, अगर ये वाइंडिंग घूम के यहाँ तक आती तो यह लॉन्ग शंट होती, लेकिन ये लॉन्ग शंट नहीं है, यह शॉर्ट है, मतलब कि यहीं से घूम गई यानी कि शॉर्ट है, लघु है।
छोटी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना क्या आंसर होगा, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। क्या नाम होगा, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। दोनों का मैंने डायग्राम पहले ही बता दिया आपको। लंबी का क्या होगा, यहाँ पर लंबी वाइंडिंग हो जाती तो यहाँ पर लॉन्ग शंट होती है। अगला क्वेश्चन से, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षति पूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षति पूर्ति क्यों प्रदान की जाती हैं, तो घुमावदार जो क्षति पूर्ति प्रदान की जाती है यानी कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों लगाई जाती है। घुमावदार क्षति पूर्ति जो होती है वह कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो होती है यह आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को कम करने के लिए लगाई जाती हैं। कम यानी क्या करेगी, कम, तो कम आर्मेचर प्रतिक्रिया यानी कि आर्मेचर रिएक्शन को कम करेगी। ठीक है, तो आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम कौन करती हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग करती हैं। एक होता है कम्यूटेशन प्रभाव को कम करना। कम्यूटेशन प्रभाव जो होता है ये इसको कम करने के लिए इंटरपोल लगाया जाता है ना, क्या लगाया जाता है, इंटरपोल। और इन दोनों को है ना आर्मेचर के श्रेणी क्रम में ही लगाया जाता है, ये भी ध्यान रखना साथ ही साथ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, IE नियमों के अनुसार घरेलू वायरिंग में उप सर्किट को जलाने के लिए अनुमेय भार कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है घरेलू वायरिंग है और सर्किट कौन सा है, उप। एक तो उप सर्किट होता है और एक होता है पावर सर्किट। कौन सा होता है, पावर सर्किट। अगर पावर सर्किट की बात करें तो 3000 होगा। ठीक है, और उप सर्किट की बात करें तो यहाँ पर 800 होगा। ठीक है, दोनों आंसर मैंने बता दिए हैं, तो दोनों में आपको कन्फ्यूजन कभी भी नहीं होना है। आ जाए क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी, तो आप आंसर अच्छे से दे सकें। अगला क्वेश्चन से, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो शॉर्ट और ओपन सर्किट आर्मेचर के लिए बाहरी ग्राउलर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बाहरी ग्राउलर का उपयोग किया जाता है। इस तरीके से वी शेप में ग्राउलर होता है और इस वी शेप के ग्राउलर पर आर्मेचर को रखा जाता है और यहाँ पर इसका परीक्षण किया जाता है। डिजिटल मल्टीमीटर जो होता है यह रेजिस्टेंस मापने के लिए, वोल्टेज मापने के लिए, धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये आप ध्यान रखना। टोंग परीक्षण क्या होता है, क्ले मीटर होता है। टोंग परीक्षक क्या होता है, क्ले मीटर होता है, जो कि बिना संयोजन खोले धारा को माप देता है। अगला क्वेश्चन से आपके सामने जो कि 22 नंबर, वह है डीसी मोटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजनों में प्रयुक्त प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये जो प्रतिरोध लगाए गए हैं इनका उद्देश्य क्या है। तो प्रतिरोधों का जो उद्देश्य है वह है धारा दिशा का आसानी से पलटना। धारा की जो दिशा है उसको आसानी से पलट सके, इसलिए यहाँ पर प्रतिरोध क्या किए गए हैं, लगाए गए हैं। ये जो चित्र है आपके सामने एक ग्राउलर का चित्र है। उपकरण का नाम पूछा है तो चित्र का नाम ही क्या है, ग्राउलर है। अभी जो अपन चर्चा कर रहे थे यही ग्राउलर है और इसी के ऊपर यहाँ पर क्या रखा जाता है, आर्मेचर को रखा जाता है और उसकी टेस्टिंग की जाती है। तो ये क्या है, ग्राउलर है। ध्यान रखना क्या है, यह ग्राउलर है। और कौन सा ग्राउलर है, तो यह बाहरी ग्राउलर है। कौन सा ग्राउलर है, बाहरी ग्राउलर। देखिए मेगर क्या होता है, इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ग्राउलर इस क्या बोलते हैं इसको, मेगर का प्रयोग करते हैं। और इसकी रीडिंग हमेशा 1 मेगा ओम से अधिक जो प्रतिरोध होता है उसको मापने के लिए किया जाता है। ये भी आप ध्यान रखना। साथ ही साथ संबंधित क्वेश्चंस और आएंगे तो बताएंगे आपको मेगर के बारे में। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान क्या है। देखिए यहाँ पर श्रेणी एफ के बारे में पूछा है, लेकिन इसके लिए आपको पूरी सारणी याद रखनी है। क्यों, क्योंकि इससे कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 90 का पूछा जा सकता है, 120 का पूछा जा सकता है, 105 का पूछा जा सकता है। कैसे इसको याद रखोगे तो मैं आपको बता देता हूँ पूरा इसको। ठीक है, पूरा इसको मैं अच्छे से आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि इसको कैसे आप याद रखोगे। तो देखिए आपको याद रखना है, या इमली भाभी है ना, ये बी है, भाभी, फिर हरियाणा चाली, यहाँ पर सी है, सी इधर लिख देता हूँ है ना, ये एच है, या यानी कि वाई, ए, ई, बी, एफ, एच और सी, या इमली भाभी फिर हरियाणा चाली से याद रखना है इसको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आएगा सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या आएगा, यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ पर आएगा 90, 90 में फिर 15 जोड़ना तो कितना आ जाएगा
90 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 105 आएगा। फिर उसके बाद में फिर 15 जोड़ना तो 120 हो जाएगा। फिर उसके बाद में तुम्हें जोड़ना है 10 तो यहाँ पर होगा 30। फिर उसके बाद में जोड़ना है 25 तो हो जाएगा 55, 155। और यहाँ पर फिर जोड़ना है 25 तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 200, 220 और यहाँ पर 250। तो इस तरीके से रीडिंग निकाली जाती है इनकी, इनका मान निकाला जाता है। तो आपसे ऐप के बारे में पूछा है और ऐप के बारे में अपन को क्या दिख रहा है, तो ऐप के बारे में जो अपन को दिख रहा है वह क्या है, ऐप के बारे में अपन को जो दिख रहा है वह क्या है, ऐप के बारे में जो अपन को दिख रहा है वह है 155। तो यहाँ पर अपना क्या आंसर सही है, 155 अपना कम्प्लीटली सही आंसर है। इसी जगह अगर आपसे पूछ लिया जाता 90 का कौन सा वर्ग है, मतलब कि वर्ग कौन सा, ये जो है ना, ये इंग्लिश वाले जो लिखे हुए हैं ना, ये सब वर्ग लिखे हुए हैं और ये डिग्री टेम्परेचर है। इतने डिग्री पर इस वर्ग का जो इंसुलेशन होता है वह पिघलने लग जाता है, वही चीज़ यहाँ पर है। तो ये 90 डिग्री पर कौन सा आएगा, तो वाई आएगा। 120 पर कौन सा आएगा, तो 120 पर ई आएगा। और इसी प्रकार से 105 के बारे में पूछ ले तो क्या आएगा, ए आएगा। तो आप इस सारणी को अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। अगला जो कि अंतिम क्वेश्चन आज का रहेगा वह है एसी जनरेटर डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। डैम्पर वाइंडिंग हीटिंग प्रभाव को कम करता है, हीटिंग प्रभाव को रोकता है। हीटिंग प्रभाव को कम करने के, हीटिंग क्या, हंटिंग, माइंड से निकल गया, हंटिंग प्रभाव को कम करने के लिए, हंटिंग प्रभाव को रोकने के लिए डैम्पर वाइंडिंग लगाई जाती है, ठीक है। डैम्पर वाइंडिंग क्यों लगाई जाती है, तो हंटिंग प्रभाव को कम करने के लिए लगाई जाती हैं। तो आज अपन 25 क्वेश्चन ही करेंगे। इसी तरीके से 25 क्वेश्चन करके अपन 500 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेंगे, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन रहेंगे। तो लगातार चैनल पर बने रहेगा। वीडियो को अपने जितने भी विद्यार्थी हैं जिनके बैक है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में, उन तमाम सभी विद्यार्थियों तक इस क्लास को जरूर शेयर करना, ताकि वह भी इस क्लास को देख सके और अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से कर सके, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, इसी तरीके की और अधिक क्लासेस चाहते हैं, तो बस एक ही उम्मीद है हमें आपसे कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। लाइक कर ही जाना और इसको शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लेना, ताकि आने वाला वीडियोस का जो लिंक है वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।